हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ विथ डिफरेंट स्केल्स। तो अभी आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो हम 2 लेक्चर से समझते आए हैं, देखते आए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो कैसे ट्रेंड फॉलो करती है, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ के साथ वो कैसा कैसा रिलेशन बताती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कैसे की जाती है, इसे आज हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विथ पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। ये 2 साइंटिस्ट का जनरली हम स्टडी करते हैं, एक पॉलिंग और एक मुलिकन। तो पॉलिंग्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल क्या कहती है, ये अभी हमें देखना है। ओके, तो ये जो मेथड है ना, ये मेथड में हम बॉन्ड एनर्जीज कंसिडर करते हैं। सबसे पहले तो आप लिखो कि इसमें हमें क्या देखना है, बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, कौन सी बॉन्ड एनर्जी? जो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगेगी। कोई भी न्यूट्रल एटम है तो उसको बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं। मतलब एनर्जी जो देना पड़ेगा, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, है ना। तो अभी आप एक काम करो, आप एक कंसिडर करो कि ए एंड बी ये 2 डिसिमिलर एटम्स हैं, है ना। ए एंड बी का हमें ए एंड बी से हमें ए बी मॉलिक्यूल मिला है, ठीक। अभी इनकी बॉन्ड एनर्जीज जो है ना, ये अपने को मतलब ऐसा समझो कि कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में हमारा ए बी एलिमेंट है, ए बी कंपाउंड है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें सभी ए बी ही होंगे, उसमें ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं। क्यों भाई, ए के साथ बी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता? बना सकता है, भले अमाउंट कम होगा, भले ए बी ज़्यादा होगा, बट उसमें ए और बी भी प्रेजेंट होंगे। तो अभी जैसे कि हमने बोला है कि पॉलिंग्स बॉन्ड एनर्जी स्केल में हमें बॉन्ड एनर्जी ही स्टडी करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे ए की जो एनर्जी है इसको बोल देंगे ई ए, बी की जो एनर्जी है उसको बोल देंगे ई बी, और ए बी की जो एनर्जी है इसको बोल देंगे ई ए बी। चलो, इतना तो काम हो गया। अभी ये जो दोनों ए बी है, इसमें जो बॉन्ड एनर्जी बनने वाली है, ये बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? प्योर कोवैलेंट ए बी एंड प्योर आयनिक ए बी के बीच का कुछ इंटरमीडिएट होगा। मतलब हमने देखा था कि उसमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर भी होता है, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा परसेंट आयनिक कैरेक्टर होता है। तो अभी हमें पता है ये तो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है नहीं। तो इसमें हमने क्या बोला अभी कि प्योर कोवैलेंट ए बी की एनर्जी एंड प्योर आयनिक की एनर्जी, प्योर आयनिक ए बी की एनर्जी, इसके ए बी मतलब ए प्लस बी माइनस, आयनिक में चार्जेस आते हैं ना, तो इन दोनों के बीच की एनर्जी, इंटरमीडिएट एनर्जी जो होगी, ये होगी ए बी की एनर्जी, है ना। ओके, तो अभी आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि पार्शियल आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, पार्शियल कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसको देख के आओ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ, बिकॉज द पार्शियल आयनिक कैरेक्टर द बॉन्ड इज स्ट्रेथन, और अदर वर्ड्स इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी बॉन्ड एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि पार्शियल आयनिक कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट है ना। पार्शियल आयनिक कैरेक्टर रहने की वजह से उसमें बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है ना। और ये जो हम एनर्जी बोल रहे हैं ना, बीच में की एनर्जी, तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है, ये जो बीच में का बॉन्ड है, थोड़ा सा इसमें आयनिक है और बाकी का कोवैलेंट है, तो ये फिर स्टेबल कैसे होगा? मतलब ना आयनिक है ना कोवैलेंट है, तो ये एक्चुअल में ये बॉन्ड जो है ये आयनिक एंड कोवैलेंट के बीच के रेजोनेंस से स्टेबल होता है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन रखने की बात नहीं है कि इसमें आयनिक भी है, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये सब कैसा होगा? ये दोनों में रेजोनेंस होता है, ये रेजोनेंस की वजह से वो बॉन्ड स्टेबल हो जाता है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो एक्चुअल या फिर एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी जो होगी, जो हमारा ए बी बॉन्ड है उसकी एक्चुअल में बॉन्ड एनर्जी जो होगी, आप ऐसे लिखो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, उसको हमने कहा है H, इसको डिनोट करेंगे हम H से।
अभी अगर वो ट्रूली कोवैलेंट है, जब बॉन्ड ट्रूली कोवैलेंट है, मतलब बॉन्ड एनर्जी ये कभी की, बॉन्ड एनर्जी व्हेन द बॉन्ड इज ट्रूली कोवैलेंट। जब ट्रूली कोवैलेंट है तब उसको हम कहेंगे Q। आपको ये सभी है ना, आगे कैलकुलेशंस करना है, कुछ फॉर्मूलेज है, आप समझते चलो धीरे धीरे चीज़ों को कि क्या है ये। अभी मैंने क्या कहा था कि उन दोनों के बीच में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस किसकी वजह से होता है? आयनिक बॉन्ड की वजह से, उसमें आयनिक कैरेक्टर आया इसलिए रेजोनेंस हो गया, क्योंकि वो तो प्योरली कोवेलेंट है ही नहीं। तो रेजोनेंस एनर्जी ड्यू टू आयनिक कैरेक्टर। थर्ड हमारा क्या है? रेजोनेंस एनर्जी ड्यू टू आयनिक कैरेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे, मतलब रेजोनेंस एनर्जी क्या हो गया कि टोटल जो हमारी एक्चुअल एनर्जी थी वो, उसमें से हमने जो प्योर कोवैलेंट एनर्जी थी, टोटल एनर्जी माइनस प्योर कोवैलेंट की एनर्जी, नीचे जितनी एनर्जी बचेगी वो क्या होगी? हमारी आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। इसको हम क्या करेंगे? डेल्टा वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ये डेल्टा क्या हो गई? हमारी रेजोनेंस एनर्जी। तो अभी ये डेल्टा हमारी क्या थी? रेजोनेंस एनर्जी क्या थी? मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये पार्शियल आयनिक कैरेक्टर था, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड में पूरा कोवैलेंट कैरेक्टर नहीं था, थोड़ा सा पार्शियल आयनिक कैरेक्टर था, जिसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। तो अभी नाउ आई कैन से दैट द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू द आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड। ये मतलब मैंने क्या बोला है अभी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा ना, ए एंड बी हमने जो लिया था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है ये आयनिक कैरेक्टर से भी रिलेटेड होता है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है क्योंकि इसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर है। तो अभी अगर रेजोनेंस आयनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है तो फिर इसके थ्रू हम कुछ करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए एंड बी की मैंने लिखी, हम डिफरेंस से जाएंगे, एक्चुअल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नहीं निकाल पाएंगे, हम डिफरेंस से जाएंगे। समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ऐसा मैंने लिखा। तो ये क्या होगा? ये कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे रिलेटेड है? हमने देखा ये आयनिक, मतलब जो रेजोनेंस है उसमें जो आयनिक कैरेक्टर है, जो हमारा रेजोनेंस निकला उससे रिलेटेड है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर या रेजोनेंस भी बढ़ेगा। पिछला ग्राफ आपको याद होना चाहिए। अभी इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालने के लिए मैं इसको लिख दूंगी के, कोई तो भी कांस्टेंट। अगर इस कांस्टेंट को मुझे कुछ वैल्यू देना है तो एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, के की वैल्यू है हमारी 0.208। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो अभी इसके आगे पॉलिंग ने क्या किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एफ की, फ्लोरीन की एक 4.0 आर्बिटरीली कुछ तो भी मान ली थी, और फिर इसके आगे उन्होंने सभी कैलकुलेशन शुरू किए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया रेजोनेंस क्या है? H माइनस क्यू, है ना। तो अभी वैल्यू ऑफ H क्या है? H हमारी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी है ना। तो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एंड Q क्या है हमारी? Q हमारी बॉन्ड एनर्जी बिटवीन टू ट्रूली कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर हमने एनर्जी ऑफ A एंड B इनकी ट्रूली कोवैलेंट बॉन्ड में कंसिडर करी, मतलब इफ़ वी कंसिडर द एनर्जी ऑफ EAB of purely covalent bond between two atoms A and B, then what will we expect? We may expect that it would be equal to the mean value of bond energies between AA and BB. AA and BB के बीच की वो बॉन्ड एनर्जी मीन होनी चाहिए, मतलब AB की जो एनर्जी है वो ये दोनों का मीन वैल्यू होना चाहिए, एवरेज वैल्यू होना चाहिए, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे कि डेल्टा हमें पता है H माइनस क्यू होता है, तो इसको हम क्या लिख सकेंगे? H क्या है? हमारी एक्चुअल एनर्जी, मतलब EAB, और Q क्या है हमारा? Q मतलब हमने क्या कहा था कि ट्रूली कोवैलेंट, कोवैलेंट कौन सी? EAB की। ये क्या हो सकती है हमारी? मतलब एवरेज ऑफ EAA एंड EBB। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, BB डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये एक हमारा ऐसे हो सकता है। तो अभी हमारा पहला वाला जो इक्वेशन था
ये वाला जो हमने डिफरेंस के लिए निकाला था, ये हमने क्या लिखा था, 0.208 अंडर रूट, ये जो हमने इक्वेशन लिखा था, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें, अभी इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे, देखो हमको पता है कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या आई है, ये वाली हमारी डेल्टा की वैल्यू है, तो डेल्टा की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये हमने डेल्टा की वैल्यू निकाली है, डेल्टा के जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, मतलब हमारा जो इक्वेशन आएगा वो फाइनली कैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0.208 एनर्जी ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी बी, है ना। तो ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन। हमने कैसे, पहला जो इक्वेशन था जिसमें हमने 2.208 अंडर रूट ऑफ रेजोनेंस ऑफ ए बी लिया था, फिर उसके बाद में हमने सेकंड जो लिया वो, ये दोनों इक्वेशन अपन को मिक्स करके ये एक फाइनल रिजल्ट मिला, है ना। और यही फाइनल रिजल्ट जो है, इसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करते हैं। तो आपको अभी समझ आया होगा कि पॉलिंग ने ये एक्सप्रेशन हमें कैसे दिया था। तो अभी है ना, ये जो एनर्जीज होती है ना, ये एनर्जीज जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो आपको जो मैंने एनर्जी का बताया था उसमें ही आप एक और ऐड कर लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 23.0 किलो कैलोरी पर ग्राम बॉन्ड, और यहाँ पे भी पर बॉन्ड, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बॉन्ड, ये भी आप एक रिलेशन ध्यान में रख सकते हो कि एनर्जी का ये भी एक रिलेशन होता है। तो जैसे पॉलिंग ने अपने को एक फॉर्मूला दिया था जो हमने अभी अभी देखा है, वैसा ही एक फॉर्मूला हमें मुलिकन ने भी दिया था। मुलिकन जो था ना, उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। अभी हम जो मुलिकन का देखेंगे, उसने क्या बोला है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखना है तो कुछ नहीं, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस जो है, इसको हमें स्टडी करना है, दैट इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसने हमें क्या फॉर्मूला दिया था, किसी ए एलिमेंट का अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेना है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय 5.6। अच्छा, अभी ये 5.6 कहाँ से आया, तो ये जो है ना 5.6 डिवाइडेड बाय 5.6, मतलब इसको हम कह सकते हैं 1/5.6। तो ये एक है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मुलिकन ओनली फॉर स्केल एडजस्टमेंट, राइट। तो ये है पॉलिंग का फॉर्मूला, इसने ये कांस्टेंट लेकर अपने को फॉर्मूला दिया था कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला तभी यूज़ होगा जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होगी, ठीक है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे ना एक थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसे है कि इसको लिमिटेशंस है कि हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यूज़ है ना, वो कुछ ही लिमिटेड एलिमेंट्स की पता है। सो दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अगर हमें पता नहीं है तो फिर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पता होना मस्ट है। इसलिए जिसकी जिसकी पता नहीं है, इसके लिए इस स्केल में लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम कहते हैं जेड इफेक्टिव। तो अभी इफेक्टिव क्या होता है, देखो आपने इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड ये भी सुना होगा, मतलब एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है और उस एलिमेंट को लगने वाली, मतलब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अलग होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअल में लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड, उसको कहते हैं हम इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी न्यूक्लियर चार्ज एक होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक होता है, मतलब उसको एक्चुअल में कितना न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अभी इसको कैसे कैलकुलेट करना, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, देखो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। तो अभी ये सिग्मा क्या है और जेड क्या है, जेड तो होता है एटॉमिक नंबर और जो सिग्मा होता है ना, इसको कहते हैं हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, मतलब न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर हमने निकाल ली, स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिसको हमने इनर एनर्जी लेवल्स में देखा है, जो इनर एनर्जी लेवल्स में स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है उसको माइनस करके
किस में से माइनस करना है, तो हमें उसको माइनस करना है एटॉमिक नंबर में से, तब जाके जो एक्चुअल में उसको चार्ज लगने वाला है उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हमारे सामने स्क्रीन पर फॉर्मूला हमें दिख रहा है। ओके, तो ये हमें किसने दिया था, स्लैटर ने दिया था। स्लैटर नाम का साइंटिस्ट है, उसने ये रूल्स बनाए थे जिसको कहते हैं स्लैटर्स रूल। तो ये स्लैटर्स रूल जो है ना, इसके हिसाब से एक फॉर्मूला बनता है। तो हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे कि ये सब क्या, ये मतलब इसको हमें कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिलिकॉन का एग्जाम्पल। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है Z=14। तो पहले ना सिग्मा की वैल्यू निकालनी है। स्लैटर्स के रूल जो है वो सिग्मा के लिए है, टू कैलकुलेट सिग्मा वैल्यू। तो सिग्मा के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, देखो सबसे पहले 0.35, ये किसके लिए, ओके इसके पहले ना हम एक काम करते हैं, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा पता है, कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ड बाय 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन। अभी 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लेना है, उसको कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट कर रहा है वो अपने को निकालना है। मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को साइड में रख देना। ओके, अभी क्या करना है, फॉर्मूला 0.35 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। सिग्मा निकालना है अपन को, 0.35 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ठीक, इसके बाद में प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 ऑर्बिटल प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर मोर देन n-1, मतलब n-2 n-3 जितना भी होगा इसके लिए 1। तो अभी ये जो है ना, ये उसने अपने रूल्स में लिखाया है। अगर मैं आपको थ्योरेटिकली रूल्स लिखाती तो आपको वो थोड़ा सा नहीं समझ में आता। तो आप ऐसे समझो कि n ऑर्बिटल के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 0.35 करना है, मतलब 0.35 फॉर ईच एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन n ऑर्बिटल, है ना। 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इन n-1 ऑर्बिटल एंड ही गेव दैट 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू n-1 ग्रुप, मतलब क्लोजर टू इन द सेंस n-1 से कम वाले, n-2 भी हो सकते हैं, n-3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर अभी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ओके, अभी हमारा n ग्रुप जो है, n ग्रुप में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारा n जो है वो ये है 3 है, n=3 है। इसमें के एक इलेक्ट्रॉन को अपने को कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन्फ्लुएंस करने वाला है वो स्टडी करना है। ठीक, अभी एक इलेक्ट्रॉन तो हमने साइड में रखा, बाकी के बच्चे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये s के 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बचे 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं क्या करूँगी, 0.35 मल्टीप्लाई बाय n में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर n-1 ग्रुप क्या है, ये 2 वाला, इसमें कितने हैं, 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8, मतलब 0.85 इंटू 8। और लास्ट में ये 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो n-1 से कम वाले ग्रुप है, ये n-1 हो गया, n-1 से कम वाले जो ग्रुप है, कम वाले, उसमें कितने, 1 इंटू 2। ये सभी की अगर हमने सम करी, ये सबको प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा सिग्मा = 9.85। आप लोग कर लेना, ये 9.85 आएगा। अभी ये तो सिर्फ सिग्मा का वैल्यू आया, हमें क्या निकालना है, Z इफेक्टिव। इसका क्या फॉर्मूला आएगा, Z माइनस सिग्मा। Z क्या है, 14 माइनस 9.85 दैट इज इक्वल टू 4.15 आ गया। मतलब Z इफेक्टिव, एक्चुअल में उसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 14, बट उसको लग कितना रहा है इफेक्टिवली, 4.15। तो ये होता है Z इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला। और एक एग्जाम्पल हम करते हैं, देन वी विल क्लोज अवर क्लास। अभी आप लोग 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, 4s इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का अपने को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है पोटेशियम का, सबसे पहले एटॉमिक नंबर है 19, ये हम निकाल रहे हैं पोटेशियम के लिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसी के लिए अपन को निकालना है। अभी तो n में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना ही है। तो शुरू कहाँ से होगा हमारा, n-1 से। तो 0.85 हम क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा की वैल्यू 0.85 मल्टीप्लाई बाय, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है n-1 में,
ये n शेल हो गई, ये n-1 शेल हो गई। कितने हैं? 6 + 2 = 8। प्लस में 1 इंटू अंदर पूरे, अभी n-1 के अंदर कितने भी, n-2 n-3 सबको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना। 6 + 2 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। इसका हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.5 × 8 और 1 × 10, ये आएगा हमारा 16.8। आप करके देख लेना। और फिर हमारा फिर से एक्चुअल Z इफेक्टिव का फॉर्मूला लिखो, Z माइनस सिग्मा। Z कितना है? 19 माइनस 16 ये Z कैसा आया समझा ना? Z मतलब उसका एक्चुअल में एटॉमिक नंबर कितना है, हो गया 2.20। मतलब एक्चुअल में वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, कितना इफेक्टिव है न्यूक्लियर चार्ज उस पर, वो एक इलेक्ट्रॉन पे S के, दैट इज़ 2.20। और ये सिग्मा हमने क्या क्या माइनस किया है, वो बीच में का सब स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो भी इलेक्ट्रॉन बीच में थे वो सभी इन्फ्लुएंस जो कर रहे थे, उसने जितना जितना चार्ज बीच में खा लिया वो सभी हमने उसमें से माइनस करने के बाद में लास्ट इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज लगा वो हमने निकाला है। तो अभी आप एक काम करोगे, मैं आपको ना 2 एग्जाम्पल देती हूँ, इसके आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले आप लोग कर लेना और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर इसके ज़रूर बताना। तो आपको एक निकालना है टंगस्टन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 74 फॉर टंगस्टन। एंड नेक्स्ट आपका होमवर्क है, आपको निकालना है सोडियम का। एटॉमिक नंबर है आपका 11, सोडियम है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सोडियम के लिए 3s इलेक्ट्रॉन का निकालना है, 3s में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका, और टंगस्टन में आपको निकालना है 6s इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये आपको 2 चीज़ें करनी है, बाकी सभी चीज़ें आपको रिवाइज कर लेनी है, अच्छे से नोट्स बना लेनी है, और इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर हम इसके आंसर्स अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।